नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। लगातार तीसरे दिन संसद में गतिरोध बरकरार, कांग्रेस ने कहा इस्तीफा नहीं तो चर्चा नहीं। रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी का मसला विशेषाधिकार समिति के पास। संसद की स्थायी समिति पर्यावरण कानूनों में बदलाव के पक्ष में नहीं, सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें खारिज। अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा पर्यावरण को ताक पर रखकर विकास नहीं। मालीवाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र पर कसा तंज, चिट्ठी के साथ उपराज्यपाल को भेजी फाइल। प्रधानमंत्री पर महिला आयोग को निष्क्रिय करने का लगाया आरोप। उम्र कैद काट रहे कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ शर्तों के साथ राज्यों को रिहाई का अधिकार। राजीव गांधी के हत्यारों पर नहीं लागू होगा मसला। और टेरी के डायरेक्टर जनरल पद से हटाए गए आर.के. पचौरी, यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप। अजय माथुर होंगे नए प्रमुख। और आइए देखते हैं पहली खबर। व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर मंत्रियों के इस्तीफे के मुद्दे पर आज लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। दरअसल आज इस मसले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से दिया गया नोटिस विवाद का विषय बन गया, जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने देखे। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक कोई भी चर्चा नहीं होगी। राज्यसभा में बीते 3 दिनों से यही नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफों की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। आसन की ओर से बार-बार हो रही अपील का भी असर नहीं हो रहा है। You want discussion, but after with a condition. The condition that some minister should resign. My point is that my point is that your condition, your caveat is something which I cannot implement. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की ओर से ललित मोदी विवाद मामले में चर्चा के लिए दिए गए नोटिस पर भी विवाद देखने को मिला। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस में चर्चा के लिए इस्तीफे की शर्त नहीं रखी गई है। Chair has just now said that there is a motion with a caveat and a condition that the ministers must resign. Mr. Anand Sharma's motion today is without that condition or caveat. He simply wants a discussion without a resignation. लेकिन सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आसन को दिए गए नोटिस को सरकार तक पहुंचने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जेटली ने इस पर नियमों का हवाला दे दिया। Their government will have. Rule 224 says the Secretary General shall make every effort to circulate to each member a copy of every notice or other paper which these rules require to be made available for the use of members. इन सब विवादों के बीच आखिरकार लगातार तीसरे दिन चर्चा शुरू करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई और शून्यकाल, प्रश्नकाल के साथ ही विधायी कामकाज भी इस अवरोध की भेंट चढ़ गए। House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 24th of July 2015. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों के चलते लोकसभा की कार्रवाई भी आज नहीं हो सकी। व्यापम घोटाला और ललित मोदी मामले में सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के बीच बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट को संसद का अपमान बताया। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बाद में इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और वाम दलों ने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम मामले में मंत्रियों के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। विपक्ष इन मामलों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में प्रधानमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप इस जनता की आवाज सुनिए, जनता आपसे पूछ रही है आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एक्शन तो बाद की बात है, आप सिर्फ ये बता दो कि सोचते क्या हो। लगातार अवरोध पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सांसदों पर गहरी नाराजगी जाहिर की।
इसी बीच बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए इसे सांसदों का अपमान करार दिया। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्पीकर ने मंजूर कर लिया है और मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। वो तो प्रिविलेज कमेटी की बात है, प्रिविलेज कमेटी देखेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में इस मसले पर स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। बीजेपी ने विपक्ष के हमलों को विफल करने के लिए रणनीति के तहत ही सदन में आक्रामक तेवर दिखाए हैं। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और संसद को बाधित करने का आरोप लगाया है। सदन चल रहे, पद्धति है, परंपरा है, विषय सदन के सामने प्रस्तुत करना है। जब सदन चले, बहस शुरू हो जाए, सुषमा जी का वक्त आए, सुषमा जी जरूर बोलेंगे, इसमें कोई छिपाने का विषय नहीं है। परंपरा को ध्यान में रख के वो बाहर अभी तक नहीं बोला। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कैमरा जानबूझकर विपक्ष को नहीं दिखा रहा है। बहरहाल इस्तीफों की मांग पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूट नहीं रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ केवी प्रसाद साहब हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके के हालात हैं, हर रोज मैं कहूँ कि हर गुजरते दिन के साथ जो एक टकराव है वो बढ़ता जा रहा है और जो रास्ता है बातचीत का, ऐसा लगता है कि एकदम किनारे होता जा रहा है। नहीं, बेसिक जो आपने जो बात कही, दोनों तरफ तीव्र हो गया है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, और जिस तरह से दोनों तरफ से बयान जो शुरू से हुआ, तो ये लग रहा है कि दोनों ने एक अपनी अपनी पोजीशन स्पष्ट की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार नहीं इस्तीफा देगी, उनके मंत्रियों के जो इस्तीफे मांग रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के और मंत्री सुषमा स्वराज के, वो नहीं होगा, बहस करा लीजिएगा सदन में, वही बात रही है। कांग्रेस ने वही पास कह दिया कि भाई या तो पहले इस्तीफा है, उसके बाद बातचीत। दोनों ने अपनी जिसे कहते हैं रवैया नहीं बदला, ना दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि और तीखे एक दूसरे पे हमले हो गए। तो क्या होगा इसमें कहूँ पूरे सत्र में जिस तरीके से, क्योंकि बहुत अहम बिल यहाँ पर लंबित हैं और सरकार एक मैं कहूँ कि लंबे एजेंडे के साथ आई थी, और अब तक इस पूरे मामले पर जिस तरीके से विपक्ष का रुख है, कमोबेश एकजुट नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक सदन की कार्रवाई और बिलों का सवाल है, सरकार को मालूम है उनको कौन से बिल आगे लाने हैं। जो मेरे ख्याल से सबसे अहम बिल जो सरकार की तरफ से अपेक्षा है कि उस पर कोई कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो है जीएसटी का। लेकिन जीएसटी का बिल अभी सेलेक्ट पैनल के पास है, उनकी रिपोर्ट आएगी, आने वाली है, माफ़ कीजिएगा, आ गई है, और उसके बाद सदन कैबिनेट उस पर जो फैसला लेगी और बिल लेके आएगी, उस पर भी एक तरह से अभी मतभेद पूरी तरह से हटे नहीं है। और चूंकि ये संविधान संशोधन बिल है, तो इस पे काफ़ी इसकी प्रक्रिया गहन है, और उसमें ये वो चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कि भाई कोई भी गतिरोध ना हो। तो मेरे को नहीं लग रहा कि इस वक्त जो हालात हैं वो क्या आगे अगले हफ्ते क्या होंगे, कह नहीं सकते। फिलहाल इस हफ्ते में एक दिन बचा है, वो है कि कल। और जो आज रात की जो टिप्पणी हुई और आज जो राज्यसभा में खासकर विपक्ष के लोगों को बुलाया अरुण जेटली की तरफ से, कोई लीडर्स की जो मीटिंग होती है बाकायदा बिजनेस तय करने के लिए, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे। जैसे कि कल भी दो लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वॉकआउट किया लोकसभा के बिजनेस कमेटी के जब मीटिंग हुई थी कि अगले हफ्ते क्या कार्यसूची तय करें। तो अभी तो कोई गतिरोध में कोई ऐसा कोई बातचीत भी नहीं दिख रही। दोनों के बीच संवाद जो होनी चाहिए विपक्ष और सरकार के बीच, वो इस वक्त दिख नहीं रही। और ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार विपक्षी एकता को कहीं तोड़ लेगी और उसके बाद धीरे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। उस दिशा में कोई आपको दिखता है संकेत? देखिए, जिस तरह से विपक्ष में तमाम सारी पार्टियां हैं, हर एक की अपनी राजनीति है, हर एक की अपनी समझ है, हर एक का, जैसे कुछ पार्टियों में ये मतभेद ज़रूर है कि भाई रिजिग्नेशन के पर ज़्यादा जोर ना दे के बहस कराए जाए। कुछ लोगों की अलग अलग राय है, और जाहिर सी बात है हर एक पार्टी का अपना नज़रिया होता है हर विषय पर। जहाँ तक रहा सवाल, शुरू में काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, एकजुट होके हैं। चूँकि राज्यसभा में कांग्रेस और वाम दलों का दबदबा देखें तो 90 के और अन्य को मिलाकर 80-90 की फीसदी 90 मेंबरान होते हैं उनके पास।
तो एक अच्छा खासा है। और कोई भी बिल, खासकर जैसे मैंने कहा GST पारित कराने के लिए ये संवैधानिक संशोधन करने वाली बात है, तो इतना इसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है। बाकी बिलों का तो अभी कोई बात भी नहीं कर रहा। और क्या सरकार बहुत लीनियंट दिख रही है इसमें कि जिस तरीके से गतिरोध है, आपको लगता है कि वाकई अंदर खाने कहीं कोई प्रयास भी चल रहे हैं कि मुद्दे से थोड़ा सा दोनों ही पक्ष थोड़ा जो बातचीत हुई नेताओं से दोनों तरफ से, इस तरह से कोई संकेत नहीं मिला। आज शाम को 6 बजे भी 5 बजे तक कुछ नेताओं से जब बात हुई, विपक्ष में कुछ लोगों से बात हुई, और तो ऐसा अभी कोई सरकार की तरफ से कोई खास प्रयास नहीं है कि गतिरोध। और उनको लग रहा है कि अब चूंकि कल का एक दिन है, अगले हफ्ते की रणनीति बनाई जाएगी। एक आखिरी सवाल साहब, क्या ये माना जाए कि जिस परंपरा की शुरुआत बीजेपी ने की थी सत्र में और अवरोध के चलते पूरे सत्र को मैं कहूँ कि रोक देना, कमोबेश उसी राजनीति के हथियार के जरिए अब कांग्रेस विपक्षी हमला कर रहे हैं, और अब संसद की लड़ाई जो होती थी, सड़क की लड़ाई, वो अब कहीं संसद के अंदर पिछले कुछ वर्षों में दिख रही है सत्र के दौरान। दरअसल अगर आप देखें, करीब 1987-88 से ये रवैया शुरू हुआ, जब बोफोर्स का मामला आया, उस वक्त संसद में ये इस तरह की गतिरोध तीव्र हो गई। काफ़ी दिनों तक संसद नहीं चली और काफ़ी सारे उसमें हुआ, संसद के विपक्ष के लोगों ने इस्तीफे भी दिए सरकार पे दबाव डालने के लिए। वो तब से लगातार, और हाल फिलहाल में आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पिछले 3 साल से हर जगह जहाँ पे वो बात करते हैं, चाहे संसद के मेंबरान के साथ या स्टेट लेजिस्लेचर जब जाते हैं, वो एक ही बात करते हैं, डेमोक्रेसी में 3D का तो उपयोग है, चौथे का नहीं है। डिस्कशन, डिबेट के ऊपर जोर है, डिसरप्शन का कोई रोल नहीं है। तो वो भी इसको लेके एक बात कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन इस तरह की फ्रैक्शस पॉलिटिक्स में ये पिछले 3 दशकों में तो ज़्यादा देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मेनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज। मैं हूँ लेख टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। प्रोग्राम गुफ्तगू, देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। संसद की पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने TSR सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों को खारिज कर दिया है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े कई कानूनों में संशोधन समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशों को पर्यावरण संरक्षण की भावना के विपरीत बताया और रिपोर्ट तैयार करने में जल्दबाजी की बात कही। TSR सुब्रमण्यम समिति ने रिपोर्ट में वन और पर्यावरण कानूनों में बदलाव की सिफारिश की थी। संसद की पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति ने रिपोर्ट की पड़ताल और संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद इसे खारिज कर दिया है। एक ने भी दूसरी बात नहीं की, सबने कहा कि ये बुनियादी तौर पर गलत है, हमको लोगों को मौका नहीं मिला। अगर सरकार ये चाहती भी है कि कुछ बदलाव हो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन सब स्टेक होल्डर से हो। इन सारे व्यूज़ को सामने रखते हुए हमने सर्वसम्मति से ये सिफारिश की है कि TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट जो है उसको कार्यान्वित ना किया जाए। TSR सुब्रमण्यम समिति ने 18 नवंबर 2014 को रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसने पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण के अलावा जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों की समीक्षा की। समिति ने खनन से जुड़े कानूनों में बदलाव, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार में कमी और जन सुनवाई में केवल स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी समेत कई सिफारिशें की। लेकिन संसद की स्थायी समिति की राय है कि रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई है। इस पर अमल से पर्यावरण, वन और वन्य जीवों पर बुरा असर होगा। पर्यावरण का बचाव भी रहे, वन भी रहे और आर्थिक विकास भी रहे, दोनों का समन्वय करना ही एक चुनौती है। और अगर आप ये समझें कि कानून, पर्यावरण संबंधी कानून बदल देते हैं तो विकास हो जाएगा, तो वो सस्टेनेबल विकास नहीं होगा।
पर्यावरणविद और सिविल सोसाइटी पहले ही इस रिपोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका आरोप है कि कॉरपोरेट्स के दबाव में सरकार कानूनों को उदार बनाने जा रही है और अब संसद की स्थायी समिति ने भी कहा है कि इस बारे में की गई सिफारिशें वन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सही नहीं हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में अध्यक्षीय शोध कदम की शुरुआत की। सांसदों को संबोधन में उन्होंने कहा कि भरपूर जानकारी के लिए कम शब्दों में प्रभावशाली बात कही जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में की गई डिबेट की तारीफ भी की। अध्यक्षीय शोध कदम की पहली कार्यशाला में सांसदों ने संसद में तर्कपूर्ण बहस करने के गुर सीखे। इसमें संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी विकास लक्ष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें कई विशेषज्ञ मौजूद थे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए युवा और पहली बार चुने गए सांसदों को फायदा मिलेगा। बाहर से लोग, विशेष करके जो एक्सपर्ट्स है, हम उनको बुलाएंगे, उनकी सेवाएं लेंगे, वो अपना पेपर भी बना के देंगे। सांसद चाहेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे कि हम बीपीएसटी को भी बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लंदन में दिए व्याख्यान की तारीफ की। इस बार हमारे शशि जी वहाँ थे और ऑक्सफोर्ड डिबेट में जो बोला है, इन दिनों यूट्यूब पर बड़ा वायरल हुआ है। उसमें एक भारत के नागरिक की जो भाव है ना, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत बहुत है। उसके कारण लोगों का भाव उसमें जुड़ा हुआ है। इस अध्यक्षीय शोध कदम के जरिए पत्रकारों, संसद के कर्मचारियों और सांसदों के निजी स्टाफ के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। व्यापम मामले पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कल विधानसभा के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आज युवा कांग्रेस ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान कुछ लोग घायल हुए। कांग्रेस का कहना है कि जब तक शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा नहीं देते, राज्य भर में यह आंदोलन चलता रहेगा। जब तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने रहेगा, मध्य प्रदेश के हर कोने कोने में हमारा शांतिपूर्ण घेराव धरना चलता रहेगा। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड के बाद आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ सबूत के तौर पर कुछ कागजात मीडिया के सामने पेश किए। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर टैक्स चोरी और घूस लेने के आरोप लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। Mr. Vakka Mullah was acting as an agent because he was getting benefit from the government of Veerbhadra Singh. Number two, he was giving unsecured loan to his wife and his son. Number three, he was giving shares in his other company to the wife, daughter and the son. And number four, he was the conduit for purchase of a big farmhouse in Delhi. टाइमिंग से तो यही मालूम होता है, क्योंकि कुछ भाजपा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विवाद पर आम आदमी पार्टी सरकार नरम पड़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इससे जुड़ी फाइल उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दी, लेकिन एक चिट्ठी भेजकर उपराज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर काम करने और राज्य महिला आयोग को निष्क्रिय करने का आरोप भी लगा दिया। नियुक्ति रद्द होने के दूसरे दिन गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यालय सूना रहा। दफ्तर से उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई। इस बीच दिल्ली सरकार ने नरम पड़ते हुए स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को भेज दी। साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उपराज्यपाल को खुद को दिल्ली सरकार बताते हुए सवाल उठाया है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर महिला आयोग को निष्क्रिय करने का आरोप लगाया है। संविधान के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फाइल वहाँ जानी चाहिए, पर हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, दिल्ली में महिलाओं के मुद्दे पे काम करना, DCW उस पर काम करे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा ठीक है, भेज देते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही वह कार्यभार संभालेंगी।
जब मेरे पास एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा मैं ये अपना चार्ज रिज्यूम कर लूँगी। मैं दोबारा ये बताना चाहूँ कि मैं चाहती हूँ ये बताना कि हम लोग कोई कटोरा लेकर यहाँ नहीं खड़े हैं, हम लोग कोई पोस्ट की भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ पे महिलाओं के मुद्दों पे काम करने आए हैं। स्वाति मालीवाल ने 20 जुलाई को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से इनकी मंजूरी नहीं ली थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों के मामले में आज एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने पिछले साल दिए अपने ही आदेश में सुधार करते हुए कहा कि उम्र कैद पाए कैदियों को अब राज्य सरकारें भी रिहा कर सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में सीबीआई जांच, टाडा कानून, आर्म्स एक्ट या फिर बलात्कार के बाद हत्या जैसे मामलों पर सजा पाए लोगों पर ये छूट लागू न करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में दिए अपने ही फैसले को बदल दिया है। राजीव गांधी के हत्यारों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सीआरपीसी की धारा 432 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य ये तय कर सकेंगे कि उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को 14 साल या फिर 21 साल में रिहा किया जाए। हालांकि इस फैसले में शर्तें भी लागू होंगी, जिसके तहत आर्म्स एक्ट, टाडा कानून या फिर बलात्कार के बाद हत्या के मामले में ये छूट लागू नहीं होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस फैसले से संशय की स्थिति पैदा हो सकती है। आईपीसी में जिन्होंने किसी भी तरह के ऑफेंस किए हैं, आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस हुए हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 श्रेणी में डिवाइड कर दिया। एक जो सीबीआई के जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है सीबीआई के थ्रू, और दूसरा यह है कि जिनका स्टेट के थ्रू प्रोसिक्यूशन हुआ है। छीन तो नहीं लेता, मगर इसमें थोड़ी सी मुदाखलत करता है, वो थोड़ा सा हस्ताक्षेप होता है उसमें, मगर फिर भी एग्जीक्यूटिव हैज़ इट्स ओन पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑल्सो। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मामले में तय मियाद तक सुनाई गई सजा के मामले में भी ये छूट हासिल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का असर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों से जुड़ी सजा पर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का असर सीधे तौर पर उन सैकड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा जो एक लंबी सजा की अवधि काट चुके हैं और अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ जानकार मानते हैं कि इसका असर राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक ताकतों पर भी पड़ सकता है। कैमरामैन राजदीप के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। यौन शोषण के आरोप में फंसे आर.के. पचौरी को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया गया है। पचौरी पर महिला रिसर्च एनालिस्ट से इस साल फरवरी में यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पचौरी को हटाने का फैसला गुरुवार को बेंगलुरु में टेरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया। पचौरी की जगह अजय माथुर को टेरी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पचौरी को पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें काम पर लौटने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने पचौरी को लोधी रोड के मुख्यालय और गुड़गांव के एक ब्रांच को छोड़कर ऑफिस के किसी भी परिसर में प्रवेश की इजाज़त भी दी थी। मेक इन इंडिया के तहत पहला प्रोजेक्ट रूस से आएगा। अभियान की शुरुआत के करीब 9 महीने बाद आने वाला ये प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र से है और इसके तहत रूस से भारत को तकनीक का भी हस्तांतरण होगा। रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता सुधार और कीमत नियंत्रण में भारत को इससे खासा लाभ होगा। मेक इन इंडिया के तहत रूस का ये प्रोजेक्ट 200 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के निर्माण का है। इसे दोनों देश साझा रूप से भारत में बनाएंगे। इससे संबंधित समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। 2015 के अंत तक प्रोजेक्ट पर अमल शुरू हो जाएगा। मेक इन इंडिया का सबसे पहला इनिशिएटिव रूस के साथ ही हुआ था। आपको याद होगा दिसंबर में जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दोनों मिलकर रूसी हेलीकॉप्टर Ka-2260 इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा मेक इन इंडिया का और इस पर काफ़ी अभी ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुका है। रूस ने भारत में रक्षा उपकरणों का निर्माण कर दूसरे देशों को भी बेचने की पेशकश की है, जिसके लिए भारत ने सैद्धांतिक तौर पर हामी भर दी है। रूस से जो रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे उसकी मरम्मत का पूरा काम भी भारत में ही किया जाएगा। अब ये इसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए थे पिछले सालों में, लेकिन अब रिसेंटली हमने काफ़ी तरक्की की है इसको रिजॉल्व करने में। ख़ास करके अब दिसंबर से हमारी बात अब चली है कि एवरी रशियन डिफेंस प्लेटफॉर्म वी विल सेट अप इन इंडिया, रिपेयर,
मेंटेनेंस, ओवरहॉल फैसिलिटीज़, और हम ये स्पेयर्स, क्रिटिकल स्पेयर्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का आरंभ करेंगे। देखना ये है कि इस प्रोजेक्ट के बाद रूस से हवाई जहाजों को भारत में बनाने का करार हो पाता है या नहीं। ये इस लिहाज से भी अहम है कि फ्रांस के राफेल के साथ भारत में बनाने और तकनीक के हस्तांतरण का करार तकरीबन ठंडे बस्ती में डाला जा चुका है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है। गांव-गांव तक शिक्षा की पहुंच हो चुकी है, लेकिन इससे महिलाओं की तस्वीर या तकदीर बदलती हुई नहीं दिखती। उत्तराखंड के कई इलाकों में तमाम डिग्री हासिल कर चुकी महिलाएं आज भी सिर पर बोझ ढोती नजर आती हैं। सिमरन इस वक्त एमए फाइनल ईयर में है। सोचा था पढ़ लिख कर अपनी और परिवार की तकदीर बदलेगी, लेकिन उसकी सारी आस धुंधली होती जा रही है। ये हाल सिर्फ सिमरन का ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसी अनेक लड़कियां हैं जिनकी किस्मत बोझ तले दबी है। घास काटने और बोझा ढोने में ही रोज जिंदगी गुजरती जा रही है। इन सभी को तलाश है एक अदद रोजगार के साधन की। नौकरी करने की इच्छा करती है, पर यहाँ तो कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, नौकरी है नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है जहाँ की हम अपना रोजगार उठाएं, इसलिए हमें ये बोझा उठाना पड़ रहा। ITI कर रही हूँ और यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ कोई रोजगार का साधन हो। अभी कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, सब बेरोजगारी की रोजगार की तलाश में सब लोग, तो इसलिए घास तो काटना ही होगा। हर चुनाव में बेरोजगारी दूर करने के वादे करने वाली सरकार के पास भी कोई ठोस योजना नजर नहीं आती। जहाँ तक बंटे का सवाल है, ये दिनचर्या में शामिल है। हमारी महिला बहनें हो तो वो बंटे का बोझ केवल अपने बड़ों को नहीं, क्योंकि ये हमेशा जो घर का कार्य है जो दिनचर्या में शामिल होता है वो नौजवानों को और युवाओं को करना पड़ता है। पढ़ी लिखी महिलाओं को जिंदगी का अंधेरा दूर करने के लिए रोजगार की दरकार है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग पूरी हुए 1.5 दशक बीत गया है, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी ऐसी तस्वीरें माथे पर शिकन डाल देती हैं। आंखों में दम तोड़ते ख्वाबों का मंजर देखकर कवि दुष्यंत की लाइनें याद आ जाती हैं। हो गई पर्वत सी पीर अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सुभाष गुप्ता, राज्यसभा टीवी, देहरादून। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया गया है। विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में लेग स्पिनर अमित मिश्रा की 4 साल के बाद वापसी हुई है। दौरे पर टीम इंडिया को 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। श्रीलंका दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली टीम की कमान संभालेंगे। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी की, जबकि अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह को टीम में जगह दी गई है। लेग स्पिनर कर्ण शर्मा को चोट के कारण बाहर रखा गया है, जबकि युवा बल्लेबाज KL राहुल ने टीम में जगह बरकरार रखी है। कप्तान चेंज होने के बाद इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि हर एक का तरीका, नजरिया अलग अलग होता है, देखने का, खिलाने का, लीड करने का। कोई ऑफेंसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन ऑफेंसिव ज़्यादा है या डिफेंसिव ज़्यादा है, बट जैसा कप्तान होता है ऐसा वो पीरियड चलता है। श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, शिखर धवन, मुरली विजय, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा। इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा को जगह दी गई है। हरभजन सिंह, R अश्विन और अमित मिश्रा स्पिन का जिम्मा संभालेंगे, जबकि उमेश यादव, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और वरुण एरोन तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया 3 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट गाले में 12 से 16 अगस्त, दूसरा और तीसरा टेस्ट कोलंबो में 20 से 24 अगस्त और 28 से 1 सितंबर के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।